हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्या होती है ये वेव इक्वेशन? ये जो हम यहाँ सामने देख रहे हैं यही है हमारी वेव इक्वेशन, और हमें इसी का जनरल सॉल्यूशन या हम कहें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। पहले एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या होती है ये वेव इक्वेशन। जैसे यहाँ हमने बनाया हुआ है कि ये एक एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस। यहाँ हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग रखी हुई है जो पहले ऐसे नीचे फ्लैट पड़ी हुई थी, हमने इसको उठा के ऐसे ऊपर पहुँचा दिया, और ऊपर ले जाने के बाद अब इसे नीचे ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब जब ये नीचे गिरेगी तो ये एक वेव जैसी फॉर्म बनाएगी, तो इसके नीचे गिरने की जो वेव बनने की इक्वेशन होती है यही है वो वेव इक्वेशन। और अब हमें इसका सॉल्यूशन या मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। तो स्टार्टिंग में बस हम लोग ऐसे ही लेट कर लेते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन है। तो हमने मान लिया कि ये जो यू फंक्शन है जो कि एक्स और टी का फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है। इसको यू एक्स टी को डिफाइन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये एक्स और टी का फंक्शन है तो हम ऐसे बता देते हैं कि ये यहाँ पर एक्स का फंक्शन है और ये यहाँ पर टी का फंक्शन है। ये हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, और क्योंकि दोनों स्केलर फंक्शन ही हैं तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है डॉट प्रोडक्ट, इसको कट करो आप। इसको अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम लोग थोड़ा इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं कि यू इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। अब ये जो भी हमारे सामने इक्वेशन आई है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब ये जो u की वैल्यू है इसको हमें उठा के यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पर? इस वाले u में और इस वाले u में। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हमें इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू बोथ x एंड t। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं u का। तो जब हम t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और t का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास xt, और जब इसी का यूज़ करके हम आगे इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा xt डबल डैश। इसी तरह से x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के वापस ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर पुट करते हैं इसको। यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब जब हमने इस इक्वेशन में पुट करा तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी टी डबल डैश अपॉन सी टी सी स्क्वायर टी, और यहाँ मिलेगा हमें एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। इस पूरे को हम लोग ऐसे के मान लेते हैं अपनी तरफ से। ये यहाँ पे हमने सिर्फ लेट किया है, ऐसा नहीं। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ के की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक वैल्यू होगी हमारी के की 0। सेकंड केस क्या बन सकता है कि के की वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है, और लास्ट केस क्या बन सकता है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। के 0 हो सकता है, या फिर के नेगेटिव हो सकता है, या फिर के पॉजिटिव हो सकता है। ये 3 वैल्यूज़। आइए इन तीनों के लिए 3 केसेस बनाते हैं और तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने केस बनाया जब के की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर, अच्छा इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं जैसे कि इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं। एक केस हमारा बनेगा जब हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, और एक केस बनेगा जब हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों केसेस देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे टी डबल डैश अपॉन सी टी सी स्क्वायर टी इसको 0 रखा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, हमें मिली टी डबल डैश इज़ इक्वल्स टू 0। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ से मिलेगा हमें एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला एक्स डबल डैश इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो अब इन दोनों को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। क्या वैल्यूज़ मिली, यहाँ से तो मिली टी डैश इज़ इक्वल्स टू C1, और इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगा t इज़ इक्वल्स टू C1t प्लस C2। सिमिलर काम हम यहाँ पे करेंगे, t डैश इज़ इक्वल्स टू C3 और x इज़ इक्वल्स टू C3x प्लस C4। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बने, ये दोनों से अभी सॉल्यूशन बनेगा इस वाले उस केस में जब k की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो याद करो ज़रा, अभी हमने सॉल्यूशन क्या बनाया था, हमने सॉल्यूशन बनाया था ये, कहाँ गया, ये रहा, इसको हमने सॉल्यूशन बनाया था। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है। और ये सॉल्यूशन कब है, जब हमारे पास
के की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम दूसरा केस बनाते हैं। जब अब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कोई किसी एक ऐसी वैल्यू को ले लेंगे जिसका स्क्वायर हमने लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने के को ऐसे लैम्डा स्क्वायर रख दिया। अब जब के की वैल्यू ने लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखी तो यहाँ से हमने श्योर कर लिया कि भाई ये जो अभी वैल्यू है हमारे पास, ये पॉजिटिव ही रहेगी, बिकॉज स्क्वायर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग वापस से पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर कहाँ है हमारी इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम लोग इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, फिर से पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और यहाँ से इन दोनों को साथ में ले लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिलेगा, टी डबल डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी। और इसी तरह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। हमने इसको भी थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें मिला एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू एक्स लैम्डा स्क्वायर। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इन दोनों को। इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं और सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इन दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं दोनों की। m1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, m1 की वैल्यू क्या मिलेगी, m1 मिलेगा हमें प्लस माइनस लैम्डा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, इसमें m2 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, m2 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो m2 की वैल्यू हमें क्या मिली, लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा मिली। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इसका CF फाइंड करेंगे। ठीक है, CF पता होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, कहाँ तक ले गए थे हम लोग वेरिएबल्स को, ये यहाँ पर ये C4 तक ले गए थे वेरिएबल्स। अब आगे बनाते हैं C5। इसी तरह से इसका भी CF लिख लेते हैं। C6 तक हो चुका है, यहाँ पे C7 लिख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे x कैसे लिख दिया, ये बेटा t में है तो इसे t लिखेंगे। ठीक है, x नहीं आएगा यहाँ पे t आएगा, t ऐसे। ठीक है, क्यों लिखा है, t इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टार्टिंग से t के रेस्पेक्ट में ही चल रहा था और ये वाला x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो t के रेस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पे t लिखा है, ये x के रेस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। बाकी लैम्डा कहाँ से आया, यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, एक बार प्लस लैम्डा और एक माइनस लैम्डा। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस लगाना रह गया, माइनस लैम्डा x आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों अपने आप में x और t की ही वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ये क्या है, ये तो t की वैल्यू है C5 e रेज़ टू द पावर लैम्डा t, और ये क्या है C6 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, और इस तरफ क्या है ये x C7 e रेज़ टू द पावर लैम्डा x और C8 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा x। और क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं तो इन दोनों से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इधर वहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से लिख रहे थे, ऊपर u इक्वल्स टू xt, ये हमारा सॉल्यूशन था। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये वाला x यहाँ पुट कर देंगे और ये वाला t यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को लिखते हैं यहाँ पे। एक और नया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और ये कौन से केस पे सॉल्यूशन है, ये उस केस का सॉल्यूशन है जहाँ, ये क्यों नीचे आ गया, जब k की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे। जब k पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा हमारे पास एक लास्ट केस, जब k की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये केस 3, जहाँ पर k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। एक बार फिर से इसको श्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम k की वैल्यू को सचमुच में माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लेंगे। इस वैल्यू को लेने से हमें श्योरिटी मिल गई कि k की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी और हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला केस ही सॉल्व करना है। अब जब हमें नेगेटिव वाला केस सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी सेम पहले जैसे इक्वेशंस में पुट करना होगा। तो हम लोग जाते ज़रा ऊपर इक्वेशन देखते हैं फिर से, कौन सी थी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसमें हम लोग इस k की वैल्यू को पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं इसको। एक बार फिर से पहले की तरह ही करेंगे कि यहाँ पर हमारे दो केसेस बनेंगे। एक बार तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे और दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, एक बार हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो आइए दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हमने क्या करा
पहले हमने इसको आमने सामने रखा, टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, टी डबल डैश इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और टी, इसको LHS में ले आते हैं तो क्या बनेगा, टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलर काम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे टी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसे LHS में ले आएंगे। अब पहले की तरह इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या बनेंगी इन दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशंस, बनाते हैं ऐसे, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब डी स्क्वायर की जगह पे ऐसे m रख लेते हैं अपने इसके लिए, m3 स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसे यहाँ से m4 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने m3 की वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी, और यहाँ से m4 की वैल्यू निकालेंगे, ये जो i है ये आयोटा है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे ना इसके, तो हमने इसके इमेजिनरी रूट्स बना लिया। अब ये जो इमेजिनरी रूट्स अभी भी निकले हैं, ध्यान से देखो क्या हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, सी क्यों लिख दिया मैंने, सी नहीं लिखना था, सिर्फ बीटा आएगा। और इसे भी कंपेयर करें अगर हम लोग, तो हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब अगर अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो अब हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं, अच्छा मैं सीधे इसको CF लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा CF का एक जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स प्लस, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को इस तरह से यूज़ करना है। अच्छा कांस्टेंट लास्ट कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, कांस्टेंट C8 तक पहुँचे थे, ये देखें यहाँ पर, ये C8 तक पहुँच गए थे। तो अब हम C9 से शुरू करते हैं कि C9 कॉस बीटा एक्स प्लस साइन 10 साइन बीटा एक्स। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये बना, ये किसका ही, एक्स वाले के लिए है, और क्योंकि अगर ये एक्स के लिए है तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ डालेंगे वो भी एक्स से ही देखकर डालेंगे, ठीक है। तो एक्स में अल्फा क्या है, एक्स में अल्फा तो है 0 ये रहा, और बीटा क्या है, बीटा है लैम्डा। तो बस ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अभी आगे चल के हम लोग इस लैम्डा की वैल्यू भी निकालेंगे, है ना, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसमें। अच्छा ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, इसको एक बार फिर लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, e रेज़ टू द पावर 0 की, तो यहाँ से ये बना सिर्फ ऐसे C9 कॉस लैम्डा एक्स और C10 साइन लैम्डा एक्स। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग टी के लिए भी इसे सॉल्व कर लेंगे। तो टी के लिए भी मैं इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा टी, C10 हो गया, C11 लिख लेते हैं, C11 कॉस बीटा टी प्लस C12 साइन बीटा टी। यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे, और एक बार फिर वही कि वैल्यूज़ कौन सी डालेंगे, जो हमें यहाँ पे टी वाले फंक्शन में मिल रही है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या है, C लैम्डा, और अल्फा की वैल्यू क्या है 0। तो ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है यहाँ पर C लैम्डा कॉस लैम्डा CT और साइन लैम्डा CT। अगेन वही e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, C1 कॉस लैम्डा CT C12 साइन लैम्डा CT। अब हमें पता है ये जो हमने यहाँ पे एक्स वाला CF निकाला है, सचमुच में क्या है, ये कैपिटल एक्स है, और ये सचमुच में क्या है, ये कैपिटल टी है। और इसी वाली फॉर्म में जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर C9 कॉस लैम्डा एक्स और C10 साइन लैम्डा एक्स। इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे C11 कॉस लैम्डा CT और यहाँ पर C12 साइन लैम्डा CT। पास एक और सॉल्यूशन आ गया है जब k की वैल्यू लेस देन 0 है। अच्छा इसको भी अभी हमें सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी, C9 10 11 12, इन चारों के हमें वैल्यूज़ निकालनी है। और ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशंस
और इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस। अब इन दोनों का यूज़ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हम बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, जिससे कि हम कॉन्स्टेंट्स C9, 10, 11, 12 इन सबको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन का इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, x 0 है, तो हम x 0, अब हम x को 0 पुट करेंगे, तो हमें एक तो इस जगह पर x को 0 पुट करना है, तो ये cos 0 बन जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू बन जाएगी 1। लेकिन जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये पूरी की पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। और यहाँ तो हमें कुछ पुट ही नहीं करना है क्योंकि हम x 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास बनेगा यहाँ पर C9 + 0 और C क्या लिया था 11, 12। इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू डाल दी हमने 0, यहाँ पर लिखा हमने C9 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है C11 cos λct + C12 sin λct। अब जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या कि एक तो हमारा C9 0 हो सकता है, या फिर ये जो इधर पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे C11 cos λct + C12 sin λct, ये पूरा 0 हो सकता है। अब इनमें से कौन सा वाला 0 होगा, ध्यान से देखते हैं ज़रा। देखो, अगर C9 हम लोग 0 लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको 0 ले दिया, अगर हमने इस कंडीशन को 0 लिया, तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, C11 C12, अगर ये 0 लिया तो फिर यहाँ हमें 0 पुट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 0 पुट करा तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम इसको 0 लेते हैं तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब हम इस वाली वैल्यू को ही यूज़ करेंगे, C9 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से कांस्टेंट C9 की वैल्यू मिल गई 0। इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं, इसे हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखो यहाँ से C9 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एलिमिनेट हो गई और अब सिर्फ इतना हिस्सा ही बचा हुआ है इस इक्वेशन का। ठीक है, इसको वापस पुट कर देते हैं और नई इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब ये हमारी नई इक्वेशन बनी है, इसको नया नाम दे देते हैं। इसका आगे चल के हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम यहाँ पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमें x की जगह पे l पुट करना है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आएगी। तो चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, 0 नहीं l पुट करते हैं, बनेगी। और हमें पता है sin λt सॉरी u lt है कितना, ये 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया। अब एक बार फिर हमारे पास पहले की तरह दो कंडीशंस बनी। अब या तो सिर्फ ये वाली वैल्यू 0 है या फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 है। और एक बार फिर पहले जैसे ही कि अगर हम इस वैल्यू को पूरा 0 ले लेते हैं, अगर इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल अगर हम पुट करने की कोशिश करें, तो ऐसा करने पर ये जो ऊपर हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगेन इसको 0 पुट करने से सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसे 0 ना रख के हम इसको 0 पुट करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट और हमें पता है साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है n पाई पर। ठीक है, ऑब्वियसली C10 भी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर C10 भी तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C10 0 हुआ तो एक बार फिर से क्या होगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहाँ गया सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, ये इसकी वजह से फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस हम sin λx को ही, sin λl को ही सिर्फ 0 पुट कर सकते हैं। तो जब हमने इसे 0 पुट किया तो हमें यहाँ से λl की वैल्यू मिल गई n पाई, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई n पाई/l। ठीक है, इसका भी अभी हमें आगे चल के यूज़ करना है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 6 में। हमारे पास नई इक्वेशन बनी और इसको भी एक बार फिर से कुछ नाम दे देते हैं। 6 तक हो गई थी, इसको 7th नंबर दे देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आई है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा इस कांस्टेंट को ना उठा के अंदर पहुंचा देते हैं। ये जो यहाँ पर C10 है, इसको यहाँ पे दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद देखेंगे इक्वेशन हमें किसके जैसी लग रही है दिखने में। अगर मैं इस यहाँ से इतने हिस्से को अगर an मान लूँ और अगर इस वाले कॉन्स्टेंट को अगर मैं bn मान लूँ, तो क्या ये दिखने में बिल्कुल फोरियर सीरीज़ के जैसा नहीं लग रहा है? यानी कि एक फोरियर फंक्शन बना, फोरियर सीरीज़ वाला फंक्शन यहाँ पे बनाया अभी। हालांकि इसका यूज़ अभी हम आगे करेंगे, अभी नहीं करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस इसको यहाँ पे an और cn से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कि हमने क्या करा, इतने हिस्से को तो हमने an लिख दिया और ये इतने हिस्से को हमने bn लिख दिया। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ ऐसी uxt। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बनी और अगेन इस वाली इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे 7 तक बन गई थी, ये बना दी हमने इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, यहाँ पर हम लोग कुछ इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस क्या क्या थी हमारी, एक बार देख लेते हैं। ये रही हमारी इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस में हमने देखा था कि u x 0 तो f(x) के इक्वल है और u का पार्शियल डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में जब t 0 है तो वो खुद पूरा का पूरा 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये पहली वाली कंडीशन पुट करके देखते हैं, u x 0। ठीक है, t 0 पुट करते हैं हम यहाँ t की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं आना, n पाई x/l। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा।
और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ये बात समझ पाए ना। यहाँ पर जब हमने जीरो पुट किया तो ये पूरा साइन जीरो हो गया और ये पूरी की पूरी टर्म ही एलिमिनेट हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हमने जीरो पुट किया कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आएगा ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और ये एक्स जीरो की वैल्यू हमने क्या ले रखी थी ऊपर, हमने इसको एक फंक्शन एफ एक्स के इक्वल रखा हुआ था। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बन गया, इसको भी कोई एक नंबर दे देते हैं भाई। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। एक्स वाली टर्म है, मतलब एक्स वाला जो फंक्शन है ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें इसको और इसको दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये आया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन इनिशियल कंडीशन सच में क्या थी, पार्शियल डेरिवेटिव हमें टी जीरो पर फाइंड करना था। तो पार्शियल डेरिवेटिव से टी जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे टी जीरो पर फाइंड करते हैं। ये हमने टी डेल यू लिख रखा है, तो डेल टी कर देते हैं। चलिए अब टी जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये तो भाई ऐसे रहेगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। वैसे कंप्लीट होने वाला है, आई नो बहुत लंबा हो चुका है टॉपिक, बट है भाई, देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो 10 मार्क्स वाला काम भी करना पड़ेगा हमें इसमें। कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इक्वेशन कहाँ तक पहुँच गए थे, 9 तक, इसको इक्वेशन नंबर 10 बोल देते हैं हम लोग। अब एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से बी एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। बी एन की वैल्यू 0 आ गई, और ये कब है, सभी के सभी एन के लिए। अब हम इसे पुट कर देते हैं ऊपर 8, इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देते हैं। ये एन की वैल्यू कहाँ से आई है, ये भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन नंबर 8 है वो फुरियर फंक्शन के जैसी लग रही है दिखने में, एक फुरियर सीरीज़ के जैसी लग रही है। तो फुरियर सीरीज़ में हमने ए एन और बी एन की वैल्यूज़ फाइंड करी हुई हैं, तो ये वहीं से ए एन की वैल्यू आई है फुरियर सीरीज़ से। तो अब ये जो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आया है, यही आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन, या आप इसको कह सकते हो मोस्ट जनरलाइज्ड सॉल्यूशन या मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो।